दोस्तों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के जो मेरे द्वारा चुने गए हैं उनमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ कीवर्ड है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका उत्तर है 14 सितंबर को। तो इसमें दो है कि क्यों मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। इस तरह से आज हिंदी का 75वां वर्षगांठ है। तो इसका क्यों का उत्तर हो गया। अब है इस वर्ष का थीम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 का थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ याद रखना जरूरी है। तो थीम है फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ याद रखना वाला बात है। अब है कि हम न्यूज़पेपर में इस साल के शुरुआत में पढ़े होंगे 10 जनवरी को कि उस दिन भी हिंदी दिवस है। आज 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस है और भी बहुत जगह कार्यक्रम आयोजित हुए होंगे। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 जनवरी को हिंदी दिवस भी है, 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस है, ये क्या है। तो 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस है। इसमें हिंदी का प्रसार के लिए मनाया जाता है। और 14 सितंबर जो है वो भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये भी हिंदी के प्रसार के लिए ही मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ एक खास घटना जुड़ा हुआ है, खास ये दिन जुड़ा हुआ है कि इस दिन हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। और 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 1975 में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि नागपुर में इकट्ठा हुए थे और हिंदी के प्रसार के लिए सहमत हुए थे। इसमें नॉर्वे देश का जो प्रयास था वो सराहनीय था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के बारे में नॉर्वे देश का प्रयास सराहनीय था। तो विश्व हिंदी दिवस और हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस में हम लोग अंतर समझ गए। इस साल का थीम इंपॉर्टेंट है और क्यों मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस जगह का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा श्री विजयपुरम नाम किस जगह का करने का फैसला किया गया। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम आगे से श्री विजयपुरम होगा। तो आइए जान लेते हैं पोर्ट ब्लेयर के बारे में, कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है तो भारत के मुख्य भूमि से हटके है और ये भारत के दक्षिण पूर्व में है। तो इस द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं जिनमें मात्र 31 पर ही बसावट है। मतलब 836 में से मात्र 31 द्वीप है जहां पर कि लोग अस्थायी रूप से निवास करते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो इस तरह से लिटिल अंडमान जो हो गया वो अंडमान जो द्वीप समूह है उसका सबसे दक्षिणी भाग हो गया और कार निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तरी भाग हो गया। दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बारे में और जान लेते हैं। और दो चैनल है 8 डिग्री चैनल, ये है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है वो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट से कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से और 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। अब आते हैं उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित सैडल पीक 737 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान की भी सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? सैडल पीक। इसकी ऊंचाई
1737 मीटर है। ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड है। वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान सागर में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार का है उसको अब श्री विजयपुरम नाम दिया गया है। यहाँ ये 836 द्वीप है, 31 पर ही बसावट है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम का 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 8 डिग्री किसको अलग करता है, मालदीव मिनिकॉय को 9 डिग्री अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और इसके अलावा जो सैडल, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक है। और भारत का एक बार सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार। भारत का एक बार सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काला पानी की सजा दिया जाता था, वो जो जेल है वो यहीं पर है, पोर्ट ब्लेयर में ही है। ये सब भी है, लेकिन ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आज का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दी गई है। एक क्वेश्चन यही होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दी गई है। यह पहला टीका किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसका उत्तर है बवेरियन नॉर्डिक कंपनी का टीका जो है वो एमपॉक्स के लिए मंजूरी दिया गया है, जो एमपॉक्स का पहला टीका है। तो और बातें जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एमपॉक्स संक्रमण से निपटने के लिए पहले टीके को मंजूरी दी है। टीका डेनमार्क किस देश की कंपनी है, डेनमार्क के बवेरियन नॉर्डिक कंपनी द्वारा बनाया गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इस टीके की 2 खुराक लगेगी। संक्रमण में काबू होने की स्थिति में नवजातों, बच्चों, किशोरों को भी यह टीका दिया जाएगा। जैसे कि बात हुआ तो कहा गया कॉन्गो देश है, वहां पर बहुत अधिक संक्रमण फैल चुका है और अधिकांश जो संक्रमण 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये टीका दिया जाएगा, चाहे किसी भी उम्र के हो, लेकिन जनरली जो दिया जाएगा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ही टीका दिया जाएगा। आज का 4th क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला एकमात्र टेस्ट मैच बिना कोई गेंद फेंके समाप्त हो गया। टेस्ट इतिहास में ऐसा कितनी बार हो चुका है, तो पहला बात है कि किन दो देशों के बीच में मैच हो रहा था, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, किस जगह पर, ग्रेटर नोएडा में। खास बात क्या रहा कि बिना कोई गेंद फेंके समाप्त हो गया ये टेस्ट मैच। तो ऐसा कितनी बार हुआ है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जब 5 दिन के खेल में एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका। तो ये टेस्ट मिला के 7 बार, मतलब इससे ये टेस्ट मिला के 8 बार, इससे पहले 7 बार और टोटल 8 बार। तो ये हो गया। अब जान लेते हैं पिछली बार दिसंबर 1998 में जब भारत न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच डुनेडिन में बिना कोई गेंद फेंके टेस्ट मैच समाप्त हो गया था। उस समय भी एक टीम न्यूजीलैंड की थी 1998 में, और उसी दिन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भी मैच जो था पाकिस्तान में हुआ था, जो कि बिना एक गेंद फेंके समाप्त हो गया। टोटल 8 बार अब हो चुका है इस टेस्ट को मिला के, इससे पहले 7 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मृत्यु बीमा के ऐसे दावे जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं है अधिकतम कितने दिनों में निपटाए जाएंगे, तो 15 दिनों में। तो अब तक इसमें 30 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन अब 15 दिन का समय दिया गया है। IRDA के द्वारा बीमा कंपनियों को मृत्यु बीमा के ऐसे दावे जिनमें जांच की आवश्यकता नहीं है वो 15 दिनों के अंदर अंदर निपटा दिए जाएं, ऐसा IRDA द्वारा नया निर्देश दिया गया है। और वहीं IRDA ने आदेश दिया है कि जिन मामलों में जांच जरूरी है या जांच कर सकता है उन्हें बीमा कंपनियां 45 दिनों में, 15 दिनों में बिना जांच के मृत्यु बीमा को
45 दिनों में जांच के बाद की जांच जरूरी हो तब के बीमा को निपटाए। पहले ऐसे मामलों में 90 दिनों का वक्त लगता था, तो 15 दिनों में मतलब कि मृत्यु का बीमा सबसे कम दिन है, इसमें निपटा देना चाहिए 15 दिन बिना जांच के। और जांच अगर जरूरी है ऐसे बीमा के दावों को 45 दिनों में निपटाने का आदेश IRDA द्वारा बीमा कंपनियों को दिया गया है। आज का 6वां क्वेश्चन है, राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 अगले 2 वर्षों में किन स्थानों पर दही प्लांट खोलने की स्वीकृति दी गई है? तो 3 स्थानों भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा सुपौल में। तो सबसे पहले तो दही प्लांट खोलने की स्वीकृति किस विभाग द्वारा दी गई है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। किन स्थानों पर दही प्लांट खोलने की अनुमति दी गई है? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा सुपौल में। तो अब जान लेते हैं, मुजफ्फरपुर में 20 तथा भागलपुर एवं सुपौल में 10-10 टन प्रतिदिन दही तैयार होगा। मुजफ्फरपुर में 20 टन, भागलपुर एवं सुपौल में 10-10 टन दही प्रतिदिन तैयार होगा। यहाँ पर पहले से भी दही प्लांट है, मुजफ्फरपुर में भी है, भागलपुर में भी है, सुपौल में भी है। उसके अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए अलग से खोला जाएगा 3 दही प्लांट। तो इसके साथ ही राज्य में दही प्लांट की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। तो 3 खुलने का 12 हो गया, मतलब पहले से 9 है। तो 9 कहाँ पर है? तो अभी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जो बिहार के 4 सबसे बड़े शहर हैं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वहां है। इसके अलावे और 5 जगह कहाँ है? तो बरौनी, आरा, समस्तीपुर, सुपौल तथा बिहार शरीफ में एक दही प्लांट है। तो चारों बड़े शहर और उसका बरौनी, आरा, समस्तीपुर, सुपौल, बिहार शरीफ में एक दही प्लांट है। तो 9 दही प्लांट है और 3 नए खुलेंगे, 12 दही प्लांट हो जाएंगे। ये है पशु एवं मत्स्य संसाधन द्वारा दिया गया स्वीकृति। आज का अंतिम और 7वां क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? इसका उत्तर है 48 पदक। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 48 पदक जीते। भारत दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 48 पदक, 21 स्वर्ण, 22 रजत, 5 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में श्रीलंका को दूसरा तथा बांग्लादेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज के 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे द्वारा चुन के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो ये वीडियो की क्वालिटी के बारे में या कंटेंट के क्वालिटी के बारे में या और किसी सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।